हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से जियो एरा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम अपने पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत या फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अध्याय 1, जिसका शीर्षक है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र या ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप के भाग 2 का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं और वो टॉपिक है हमारा मानव भूगोल की प्रकृति या नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे विद्वानों ने या भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल को डिफाइन करने की कोशिश की और उन्होंने अपने अपने तरीके से भूगोल को या मानव भूगोल को परिभाषित किया। ठीक है, अब उनकी परिभाषा जब हम लोगों ने उनकी परिभाषा का अध्ययन किया तो हमें स्पष्ट हुआ कि वास्तव में मानव भूगोल के अंतर्गत किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और उन्हीं परिभाषाओं को यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो हमें मानव भूगोल की प्रकृति भी समझ में आती है। तो मानव भूगोल की प्रकृति में मुख्य जो बातें हैं वो हम यहाँ पर बिंदुवार देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला है कि प्रकृति एवं मानव एक दूसरे से जटिलता से जुड़े हुए हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल का अध्ययन हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि प्रकृति की बात की जाए या मानव की बात की जाए, ये एक दूसरे से काफ़ी घनिष्ठ संबंध रखते हैं। दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं और जहाँ तक मनुष्य की बात है तो मनुष्य का जो अस्तित्व है वो प्रकृति के बिना संभव ही नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है इस जटिल संबंध का अध्ययन करता है, प्रकृति और मनुष्य के बीच जो जटिल संबंध है उसका अध्ययन करता है। दूसरी बात यहाँ बताई जा रही है कि प्रकृति एवं मानव का अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि प्रकृति और मानव का हम बिल्कुल अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ऐसा कथन कुमारी एलन सैंपल का भी था कि दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, या जितने भी हमारे भूगोलवेता हैं उन्होंने ये बताया कि प्रकृति और मानव एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो हम तीसरे बिंदु पर ध्यान दें कि मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर से वही बात हमारे सामने आ रही है। हमने शुरू में बताया कि मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंध है, काफी जटिलता से एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भौतिक पर्यावरण ये प्राकृतिक देन है, भौतिक पर्यावरण है ना, हम अपने आसपास भौतिक पर्यावरण को देखते हैं और इसमें सरवाइव करते हैं। और दूसरा जो है वो मानव, ठीक है, मानव और मानव ने क्या किया है, अपने समाज का विकास किया है, अपनी संस्कृति का विकास किया है। तो मानव जो है वो सामाजिक संस्कृति मानव जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है, तो भौतिक पर्यावरण और सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण इन दोनों के बीच भी फिर से हम देखते हैं कि घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, मानव के क्रियाकलाप। ठीक है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि मनुष्य जो है वो क्रियाशील प्राणी है। तो मानव जो भी क्रियाकलाप करते हैं और इन क्रियाकलापों के द्वारा जो एक्टिविटी उनके द्वारा की जाती है, इसके पश्चात प्राकृतिक वातावरण में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, चाहे वो संसाधनों का स्वरूप हो, चाहे वो प्राकृतिक स्वरूप हो, वो क्या है, परिवर्तित होता है। तो मनुष्य के क्रियाकलापों से प्राकृतिक वातावरण में क्या चेंज आता है, किस तरह का परिवर्तन होता है, इसे भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखें कि सांस्कृतिक भूदृश्य। सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण भी कौन करता है? हम मनुष्य करते हैं। तो उसके अंतर्गत सांस्कृतिक भूदृश्यों के अंतर्गत जैसे घर है, गांव है, नगर, सड़क, रेल, उद्योग, खेत या दैनिक उपयोग की जो भी वस्तुएं हैं, उन सभी का निर्माण मनुष्य करता है। तो इन सारे सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति है कि ये सांस्कृतिक भूदृश्यों का भी अध्ययन करता है। और इसके पश्चात हम देखें कि भौतिक पर्यावरण प्रदत्त संसाधनों का उपयोग एवं अध्ययन। ठीक है, हमें संसाधन कहाँ से प्राप्त हो जा रहे हैं? भौतिक पर्यावरण से हमें संसाधन जो है वो पर्याप्त हो जा रहे हैं। और इन संसाधनों का उपयोग हम क्यों करते हैं? इन संसाधनों का उपयोग हम अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए करते हैं। तो इन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और उससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। लेकिन इन संसाधनों को हम प्रकृति से कैसे लेते हैं, इनको हम कैसे तकनीक के द्वारा विकास करते हैं। ठीक है, संसाधनों का विकास मानव के द्वारा किया जाता है। तो संसाधनों का विकास तकनीक की सहायता से किया जाता है, तकनीक की सहायता से किया जाता है। और इस तकनीक या प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया? मनुष्य ने किया। तो कहता है कि जो हमारे पास जो प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधन हैं, उनका विकास तकनीकों की सहायता से मनुष्य करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जितने भी बिंदु हैं वो क्या स्पष्ट कर रहे हैं? मानव भूगोल के या ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर को स्पष्ट कर रहे हैं या मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ये दो मुख्य टॉपिक हैं जिन पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इसे हमें विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले देखें मानव का प्राकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये क्या है? इसके अंतर्गत हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? जो भी भूगोलवेता थे जिन्होंने भी इस विचारधारा को लोगों के समक्ष रखा, तो उस विचारधारा का क्या नाम दिया गया? पर्यावरण निश्चयवाद या फिर नियतिवाद। ये जो भूगोलवेता थे मुख्य रूप से कहाँ के थे? ये भूगोलवेता जर्मन भूगोलवेता थे, जिसमें फ्रेडरिक रैटजेल का नाम आता है, कार्ल रिटर का नाम आता है। कार्ल रिटर, एकदम ध्यान से देखेंगे कि ये भूगोलवेता जर्मनी भूगोलवेता थे। हम्बोल्ट थे, हम्बोल्ट। ठीक है, ये जो कुमारी एलन सैंपल थी ये अमेरिकी भूगोलवेता थी, ये अमेरिका की थी, इसे ध्यान देंगे। ये अमेरिकी भूगोलवेता थी, लेकिन ये किनकी शिष्या थी? फ्रेडरिक रैटजेल की शिष्या थी और ये भी पर्यावरण निश्चयवाद की समर्थक थी। तो इस विचारधारा के अनुसार क्या बताया गया? इस विचारधारा के अनुसार लोगों को क्या बताया गया कि मानव का प्राकृतिकरण कैसे होता है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम देखेंगे आदिम समाज को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आदिम समाज की। हम यदि आदिम समाज की बात करें तो इस समय की स्थिति क्या थी कि आदिम समाज में तकनीक का विकास नहीं हुआ था, तकनीकी विकास निम्न स्तर पर थी। ठीक है, तकनीकी विकास यहाँ पर निम्न स्तर की थी। तो जो भी प्रकृति में उनको अवेलेबल था, जितने भी संसाधन अवेलेबल थे, बस उसे वैसे ही अपने
आवश्यकता के लिए इस्तेमाल कर लिया करते थे। उनके स्वरूप में वो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हो पाया था। वहाँ तकनीकी विकास बिल्कुल निम्न स्तर की थी या बिल्कुल ही नहीं थी। तो ऐसे में प्रकृति की दास्ता उन्होंने स्वीकार की हुई थी। वो प्रकृति को बहुत ही सम्मान देता था, उसे वो पूजता था और उसे बहुत ज़्यादा आदर की दृष्टि से देखा करता था और उसे लगता था कि हम मनुष्य जो हैं वो प्रकृति में एक तुच्छ जीव के समान है और हमारा अस्तित्व अगर है तो ये प्रकृति से ही हमारा अस्तित्व है, प्रकृति से ही हमारा भरण पोषण संभव हो सकता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं जो हमारा दूसरा बिंदु है, प्रकृति का मानवीकरण या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब इस विचारधारा की जब बात की जाए तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भी भूगोलवेता थे जो इस प्रकृति के मानवीकरण से संबंधित विचारधारा को लोगों के सामने रखा, उस विचारधारा को हम संभववाद के नाम से भी जान सकते हैं, पॉसिबिलिज्म या संभववाद। ठीक है, इनके समर्थकों में हम किनको रखेंगे? विडाल डी ला ब्लास को, विडाल डी ला ब्लास। ठीक है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। लूसियन फेब्रे, लूसियन फेब्रे। ठीक है, ये लूसियन फेब्रे जो थे ये संभववाद शब्द के जनक माने जाते हैं। संभववाद शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? लूसियन फेब्रे ने किया था। तो यहाँ हम देखें कि ये जो दोनों भूगोलवेता है वो किस विचारधारा को मानते हैं? वो संभववाद को मानते हैं। और इस विचारधारा को हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो वो है प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि प्रकृति को मनुष्य जो है वो अपने अनुसार ढाल लेता है। पहले वाली विचारधारा में क्या देखे थे कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य ढल जाता है। ठीक है, प्रकृति के अनुसार मनुष्य खुद को ढाल लेता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने एक्टिविटी या क्रियाकलाप को संपादित करता है। लेकिन यहाँ हम देखें तो प्रकृति को मानव जो है अपने अनुसार क्या करता है? ढाल लेता है, अपने अनुसार ढाल लेता है प्रकृति को। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर? मनुष्य जो है यहाँ अपने आप को ये समझता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम जो है अब प्रकृति के दास नहीं है, प्रकृति के गुलाम नहीं है। ये सोच कहाँ से आती है? ये सोच आती है प्रौद्योगिकी के विकास से, प्रौद्योगिकी के विकास से। ठीक है, जब मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास किया तो वो प्रौद्योगिकी का विकास उसने कैसे किया? पहले ये प्रकृति में रहते थे और प्रकृति के नियमों को इन्होंने समझा। सबसे जरूरी और अहम बात है कि मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को भली भांति समझा, प्रकृति के नियमों को। ठीक है, प्रकृति के नियमों को जब मनुष्य ने समझा तब जाकर के क्या हुआ? प्रौद्योगिकी का विकास वो बहुत आसानी से कर पाया। घर्षण और ऊष्मा के नियम को समझने से आग का आविष्कार हुआ। उसी प्रकार से डीएनए और आनुवांशिकी के नियमों को लोगों ने समझा तो चिकित्सा जगत में क्रांति आई, तो बहुत सारी बीमारियों के इलाज संभव हो गए। जब हम लोग वायु गति के नियम को समझ पाए तो हम लोगों ने बहुत द्रुत गति से या तीव्र गति से चलने वाले तीव्र गति से चलने वाले विमान या वायुयान का आविष्कार कर लिया, वायुयान का आविष्कार कर लिया। अर्थात यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि प्रौद्योगिकी का विकास कैसे संभव हुआ, कैसे आसान हुआ? जब हम प्रकृति के नियमों को समझ पाए। और प्रकृति के नियमों को हमने कब समझा? जब प्रकृति के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे थे, प्रकृति के साथ हम रह रहे थे, प्रकृति में रह करके हमने प्रकृति के नियमों को समझा। यहाँ हम देखते हैं कि प्रकृति में हमें संभावना भी या अवसर भी प्रकृति हमें संभावना या अवसर भी प्रदान करती है जिससे हमारा विकास सुनिश्चित होता है।
ठीक है, आप याद रखेंगे लुसियन फेब्रे का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? वो लुसियन फेब्रे ने किया था। तो ये हमारा था प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि इस विचारधारा में हम देखते हैं कि मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुसार ना ढाल करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है, यानी कि प्रकृति की जो भी अड़चने हैं, प्रकृति की जो भी शक्तियां हैं, वो मनुष्य के कार्य को रोकती नहीं है, यानी कि मनुष्य उसके बाधाओं के कारण अपने कार्य को रोकता नहीं है, वो अपने कार्य को अंजाम देता है और कुछ हद तक, क्या बहुत हद तक वो अपने कार्य को अंजाम देता है, क्योंकि अब उसके पास क्या है? प्रौद्योगिकी है। हम लोगों ने देखा कि मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण क्या है। अब इसे समझने के बाद हमारे समक्ष एक तीसरी विचारधारा आती है और उस विचारधारा को हम कहते हैं नव निश्चयवाद, या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस विचारधारा को प्रस्तुत किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि इस विचारधारा के प्रवर्तक या फिर इस विचारधारा के समर्थक कौन थे, इसके शुरुआत करने वाले कौन थे? तो वो ग्रिफिथ टेलर महोदय थे। और ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका थे, अमेरिकी भूगोलवेता थे। तो इन्होंने लोगों के सामने एक नई विचारधारा लाया और उसे हम मध्यम मार्ग के नाम से जानते हैं। मध्यम मार्ग या बीच का रास्ता। यहाँ संभववाद में कहा गया था मनुष्य जो है वो सर्वे सर्वा है, नियतिवाद में कहा गया था कि प्रकृति जो है वो सर्वे सर्वा है, लेकिन यहाँ पर नव निश्चयवाद में इन्होंने अपनी एक नई विचारधारा लोगों के सामने रखी और कहा कि ऐसा नहीं है, हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति के बिना नहीं है और प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वो मनुष्य के द्वारा ही संभव होता है। तो उन्होंने कहा कि हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए कि हम ना तो प्रकृति के गुलाम हैं और ना ही प्रकृति को बिल्कुल अपने कब्जे में रख सकते हैं। हमें मध्यम मार्ग अपनाने की आवश्यकता है, यानी कि प्रकृति के इशारे को समझने की आवश्यकता है। प्रकृति हमें समय समय पर आगाह करती रहती है कि अब आप अपने विकास की जो तीव्रता है उसे थोड़ा कम करो और थोड़े दिन वेट करो, मुझे भी संभलने का मौका दो, मुझे फिर से अपने आप को क्या कहते हैं, पुनर्जीवित करने का मौका दो, फिर से मैं आपको विकास की ओर अग्रसर करूंगी। लेकिन इससे पहले वो चाहती है कि आप प्रकृति के द्वारा जो दिए गए इशारे हैं उनको आप समझें और जहाँ प्रकृति कहती है कि आपको रुकना है तो आपको अपने विकास को वहाँ धीमा करना पड़ेगा। और इसके बाद यदि प्रकृति का इशारा होता है कि ठीक है अब आगे आप विकास कंटिन्यू कर सकते हो, तो इसके पश्चात आप विकास को आगे और तीव्रता से ले जा सकते हो। तो यहाँ रुको और जाओ निश्चयवाद में इन्होंने एक ट्रैफिक लाइट, जो हमारा ट्रैफिक लाइट होता है जो हमारे चौराहे पर लगा रहता है, ट्रैफिक लाइट जो हमारे चौराहे पर लगा रहता है, हर चौराहे पर हमने देखा है इसे, चौराहे पर इसे देखा है। इसमें 3 प्रकार के लाइट होते हैं, लाल, पीला और हरा। लाल बत्ती जैसे ही जलती है हम क्या करते हैं, वहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं, वहाँ हमारा जो वाहन या यातायात के साधन चल रहे हैं वो वहाँ पर रुक जाते हैं। और जैसे ही पीली बत्ती जलती है हमें वो कहता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, और हरी बत्ती का इशारा पाते ही हम क्या करते हैं, चल देते हैं, है ना, आगे की ओर चल देते हैं। तो यदि इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा,
तो आगे हमें ये देखने को मिलेगा, यानी आगे हम दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो इन्होंने भी कहा कि ट्रैफिक लाइट के समान ही हमें प्रकृति के इशारों को समझना चाहिए और अपने विकास को प्रकृति के अकॉर्डिंग कभी धीमा और कभी तेज करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ना तो हम प्रकृति के गुलाम हैं और ना ही हम सर्वे सर्वा हैं। हम प्रकृति के अवसर का लाभ उठा करके अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं और हमें ये सतत पोषणीय विकास की जो भावना है उसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जा करके प्रकृति का भी संरक्षण हो पाएगा और हमारा विकास भी चलता रहेगा। आज के हमारे वीडियो में इतना ही और हमारे आगे आने वाले वीडियो का मुख्य टॉपिक होगा मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र या और मानव भूगोल का समय के अनुसार विकास। तब तक के लिए धन्यवाद।